सभी हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों को नमस्कार। आज हम आप सब लोगों से कुछ ऐसे जरूरी सवाल हैं, मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने के लिए आए हैं। आज भास्कर में छपी एक खबर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। सारे ग्रुपों में, फेसबुक पर, सब जगह जेम पोर्टल के बारे संबंध में छपी खबर आप सब लोगों तक पहुंची है। ये खबर जो 1.5 साल पहले हमने आपसे बताया था, आपको जानकारी दी थी, पेज पर वो सारी चीजें उपलब्ध हैं कि हम लोगों के निरंतर आंदोलन करने के कारण और मध्य प्रदेश के अंदर जो अलग अलग विभागों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। सब चल रहा था ऐसे ही, भर्राशाही राम राज्य था जो चल रहा था। हम लोग लगातार इस सवाल को उठाते रहे थे कि भाई किस पॉलिसी के तहत ये भर्तियां हुई हैं, किस पॉलिसी के तहत इनसे काम कराया जा रहा है, किस आधार पर आप इनको वेतन दे रहे हैं सरकार के। तो ये सारा मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया और इस मुद्दे को उठाने में और सरकार तक, आम लोगों तक पहुंचाने में मीडिया ने भी हमारी बहुत मदद की। कई डिबेटें भी हुई थी। तो 1.5 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, आपको याद हो। अभी हम वो ऑर्डर डालेंगे आपको कमेंट बॉक्स में। 4 पीएस स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें वित्त विभाग के पीएस थे, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस थे, जिसमें उद्योग विभाग के पीएस थे और जिसमें श्रम विभाग के पीएस थे। ऐसे 4 विभागों के प्रमुख सचिवों की कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को ये तय करना था कि भाई किस तरीके से ये जो अलग अलग तरीके से जो आउटसोर्स की भर्तियां हुई हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको क्या वेतन मिल रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, पीएफ जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये कैसे इसकी जानकारी एक जगह इकट्ठी हो, इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाने के लिए ये 4 प्रमुख सचिवों की एक कमेटी बनाई थी। और उस कमेटी ने पहला सुझाव ये दिया था कि हमें एक पोर्टल तैयार करना चाहिए। पोर्टल पिछले 1.5 साल से एक पोर्टल की प्रक्रिया चल रही थी। इस संबंध में हम बीच में 2-3-4 बार आपसे बात भी कर चुके हैं। तो वो पोर्टल बन रहा था। अब आज जो भास्कर में खबर छपी है, हमारी भी चर्चा हुई, क्योंकि ये पोर्टल वाला मुद्दा एकदम ठंडा सा पड़ा हुआ था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार शर्मा जी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तो लगातार कि पोर्टल बन रहा है, ये रिकॉर्ड बनेगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमका की बात करते रहते हैं, लेकिन वो पोर्टल का तो पता ही नहीं है कहीं। कई बार हमारे साथी हमसे फोन करके भी बात करते थे। तब ये मुद्दा हमने कहा कैसे भी एक बार और चर्चा में आना चाहिए। तो चर्चा में कैसे आ सकता था? चर्चा में तो तभी आएगा अगर मैं बोल दूंगा, तो उससे चर्चा में तो नहीं आएगा। चर्चा में आता है वो मीडिया में आने के बाद। तो आज वो भास्कर में आ गया, तो फिर एक बार ये मुद्दा चर्चा में आ चुका है। यानी कि जो पोर्टल बनने की प्रक्रिया 1.5 साल पहले जो शुरू हुई थी, 2 साल पहले, वो प्रक्रिया लगभग फाइनल दौर में है। फाइनल दौर में इसलिए भी कह सकते हैं अपन कि अब अप्रैल में 4 लेबर कोड लागू होने वाले हैं। उससे पहले सरकार अपना तमाम सारा लेखा जोखा तैयार करना चाहती है मेहनत कशों के बारे में, श्रमिक कर्मचारी वर्ग के बारे में। इसलिए ये फाइनल भी हो चुका है और बहुत जल्दी ये व्यवस्था लागू भी होगी और आप सब लोगों का जो काम कर रहे हैं जहां है, वो सब उस पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। इस विधानसभा के अंदर हम लोगों ने अपने विधायकों से, जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, आप कह सकते हैं, उनको बड़ी संख्या में सवाल लगवाए थे विधानसभा में। एक भी सवाल का संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। ये बात भी आज की खबर में लिखी हुई है और हमने पहले भी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इतने सारे सवाल लगे हैं, लेकिन सरकार उन सवालों का जवाब देने से बच रही है।
बच क्यों रही थी? क्योंकि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी। वो क्या कह देगी कि हाँ भाई स्वास्थ्य विभाग में हमने एरियर नहीं दिया है, स्वास्थ्य विभाग में बोनस नहीं देते हैं हम, या फलाने जगह हम 5,000 में काम करा रहे हैं, 3,000 में काम करा रहे हैं। ये सरकार तो नहीं बता सकती विधानसभा के पटल पर। तो सरकार उन सवालों के जवाब देने से बचती रही, विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देने से बचती रही। तो इस तरीके से मिलाकर ये खबर आज आप सब लोगों के बीच में पहुंची है, और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम जितनी जल्दी हो सके कि सरकार से ऊपर इतना दबाव बनाए, इतना प्रेशर बनाए कि सरकार इस पोर्टल को और अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कोई स्पष्ट पॉलिसी बनाकर हम सब लोगों के सामने रखे। तो ये हमारा निरंतर दबाव है, दबाव बनाए हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से चीजें बहुत तेजी के साथ फैलती हैं। हमारा ये पूरा का पूरा मूवमेंट इसी सोशल मीडिया से के जरिए खड़ा हुआ है, और हमने अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए इसका बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया है। और क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, करते आए हैं, वो बहुत जेन्युइन, सही और तर्क संगत बात होती है, पॉलिसी से संबंधित बात होती है। उसको इसलिए ज्यादातर लोग उसको गंभीरता से भी लेते हैं। हम कोई लफाजी नहीं करते हैं, हम कोई शक्तिमान की तरह कि हम आए अब 4-10 दिन में ये करवा देंगे फलाना, ये बात हम कभी करते ही नहीं। हम बहुत तर्क संगत तरीके से मुद्दे को उठाते हैं, और उस मुद्दे को व्यापक समर्थन भी मिलता है। तो हम लोगों ने ये पोर्टल के जो प्रक्रिया चली थी, आज की खबर के बारे में यही कह सकते हैं कि वो प्रक्रिया अंतिम दौर में है। ये अच्छी बात है कि हमारे बारे में मीडिया में चर्चा होती रहे। शुरू में भी हमने कई बार कहा है कि हमारी जितनी अधिक चर्चा मीडिया में होती रहेगी, सोशल मीडिया में जितनी हमारी चर्चा होती रहेगी, उतना हमारा मुद्दा जिंदा बना रहेगा। तो हम चर्चा में हैं लगातार। कुछ दिन पहले भी भास्कर में खबर छपी थी, आपने पढ़ी होगी, आज भी छपी है। कुछ कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस खबर को छापेंगे। तो ये चलता रहेगा, पत्रिका में भी छपी है आज। तो ये चलता रहेगा। हम इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए कि कभी न कभी तो सरकार को थोड़ा बहुत शर्म आएगी कि अब इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो साथियों, उस खबर का तो इतना अर्थ था। और ये आप सब लोगों ने जो सोशल मीडिया पे एकजुटता दिखाई, जो आंदोलनों में जो आ सकते थे उनने जो हिस्सेदारी की, उसका ये नतीजा है कि सरकार के अंदर कहीं ना कहीं तो हलचल है। भले ही सरकार विधानसभा में सवालों के जवाब नहीं दे रही है, चाहे वो अंशकालीन कर्मचारियों से जुड़े हुए सवाल हों, चाहे वो पंचायतों के चौकीदारों से जुड़े हुए सवाल हों, पंप ऑपरेटरों से नहीं जवाब दे रही, आउटसोर्स कर्मचारी नहीं जवाब दे रही, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अंदर ही अंदर कुछ हलचल तो है। हलचल इसलिए है कि ये मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। ये 3 साल की अपनी मेहनत है, 3 साल की। और 3 साल में ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग दूर हो गए हैं, और लेकिन आज ये कह सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश का जो लाखों लाख कर्मचारी है, जो अलग अलग सेक्टर में काम करता है, अलग अलग सेक्टर में, वो पूरा सरकारी सेक्टर में कहते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे स्कूल छात्रावास हो, चाहे बल्ला भवन हो, सतपुड़ा हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे आउटसोर्स कर्मचारी है। इनके मुद्दे चर्चा में हैं, और चर्चा में इसलिए है कि हम लोग निरंतर कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। और अभी भी हम कोई शांत बैठने वाले नहीं है। पिछले कुछ दिन में ही हम लोगों ने अपने संगठन की तरफ से 2 बड़े जिला स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम करवाए। वो तारीखें भले ही हमारी नहीं थी, लेकिन वो बड़े प्रोग्राम हो रहे थे। जैसे 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। इस बार मध्य प्रदेश में हमारे संगठन की तरफ से हर जिले में ज्ञापन दिए गए। ये निर्णय हमने इसलिए लिया कि जब पूरे देश में मजदूर कर्मचारी वर्ग की बात हो रही है, तो हमें भी अपने मुद्दे को इस हड़ताल के जरिए लोग सरकार तक, शासन तक पहुंचाना चाहिए। और हम लोगों ने उस हड़ताल का समर्थन करके जिला स्तर पर ज्ञापन दिलाए। बहुत ऐतिहासिक ज्ञापन हुए, हमारी बात पहुंची, यानी हमारे लोग सक्रिय हुए। उसके बाद
25 फरवरी को बीएमएस ने कार्यक्रम किया, हमने उसका समर्थन भी किया, हमारे लोगों ने उस दिन भी ज्ञापन दिए, उनके साथ मिलके अकेले जैसे भी था, जिस तरीके से भी दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमारी बात है, ये गरीब मजदूर की बात है। भले ही बीएमएस ने हमारे 12 फरवरी के कार्यक्रम में बीएमएस समर्थक लोगों ने उसका खुल के विरोध किया, ठीक है, वो उनका सोच था, उनका विचार था। लेकिन हमारा सोच और हमारा विचार ये है कि जब तक ये अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो अन्याय का शिकार है वो एक साथ एक जगह नहीं इकट्ठा होगा, संयुक्त रूप से अपनी बात नहीं करेगा, तब तक सरकार उसे की मांगों के निराकरण की तरफ गंभीर प्रयास नहीं करेगी। तो हमने अपने विचार के हिसाब से दोनों ही कार्यक्रमों का समर्थन किया। आगे भी हम जब भी हमारे मेहनतकश वर्ग की बात होगी, कोई भी करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। ये हमारा विचार भी है, ये हमारे संगठन की लाइन भी है सबकी। तो हम और हमारा स्पष्ट मानना है कि ये जो कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता को खंड खंड कर दिया गया है, उस खंड खंड हो चुके कर्मचारियों को एक जगह नहीं जब तक लाया जाएगा, तब तक कोई निर्णायक जीत नहीं मिलने वाली। आप मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, आप सोचिए, ये जो मजदूर कर्मचारी हैं, इनके इसी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, सैकड़ों विभागीय। एक विभाग में 500 कर्मचारी है, वहां संगठन बना हुआ, उस 500 में भी 4-4 संगठन बने हुए हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में संगठन बनाए बैठे हुए हैं। और आज तक कभी इनकी जो जेन्युइन मांगे हैं वो मांगे कभी चर्चा में ही नहीं आई। तो फिर ऐसे संगठन बना के बैठ जाने से क्या फायदा? और इन्हीं संगठनों के कारण कर्मचारी वर्ग के साथ सरकार अन्याय भी करती आ रही है और इनकी मांगों का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। और सरकार को पता है कि ये तो नेतागिरी करने के लिए संगठन बनाए बैठे हुए हैं, ये कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते और नहीं भी कर सकते। 500, 1000, 2000 लोगों के संगठन क्या आंदोलन खड़ा करेंगे? और आंदोलन खड़ा करने के लिए कुछ समझ भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए, आप पर विश्वास और भरोसा भी होना चाहिए, तब तो आंदोलन खड़ा होता है ना। तो ये जो पूरी कर्मचारी मजदूर वर्ग की एकता को खंड खंड किया गया है, हम उसको एक जगह लाने का भी प्रयास पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, मांगे पूरी करा लेना सरकार से, उससे भी कठिन काम है कि ये जो आपकी एकता को खंड खंड कर दिया गया है उसे एकजुट कर लेना। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन कर रहे हैं हम लोग। तमाम सारे विरोधों के बाद, तमाम सारे मुश्किलों के बाद हम ये प्रयास भी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम लोग एक नेक अच्छे इरादे से एक अच्छा काम, लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें ये भरोसा है कि हम इसमें सफल होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपनी बात सरकार तक, मीडिया तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। और अब कुछ न कुछ हर वर्ग की हलचल चल रही है, हर वर्ग की। जब से 2-3 साल की ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। कोई नहीं जानता था कि मध्य प्रदेश में कोई आउटसोर्स कर्मचारी नाम, आउटसोर्स के नाम का भी कोई कर्मचारी है जो सरकारी दफ्तर। लोग नाम नहीं लिखते थे, कोई महास्रोत लिख देते थे। महास्रोत क्या होता है? मतलब शर्म आती थी आउटसोर्स कहने में। आउटसोर्स क्या है? तो हम लोगों ने एक सरकारी दफ्तरों में एक कर्मचारी वर्ग को एक पहचान दिलाई और किसी भी संघर्ष की शुरुआत और किसी भी संघर्ष को, किसी भी आंदोलन की जीतने की का रास्ता तभी खुलता है जब हमारी अपनी कोई पहचान हो। तो हमने पहचान दिलाई 3 साल के अंदर। कोई छोटा मोटा काम नहीं, वरना तो कुछ भी कुछ नाम लिख के कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर संघ लिख के काम करते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर काय का? सरकारी दफ्तर का या किसी प्राइवेट टाइपिंग इंस्टीट्यूट का? तो ये जो पूरा आउटसोर्स के नाम से एक हमने कर्मचारी वर्ग खड़ा किया है 3 साल में, ये भी एक बड़ा काम हुआ है कि आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्स कर्मचारी भी है जिसके साथ सरकार अन्याय कर रही है, मानने लगे हैं। और
कौन जानता था कि मतलब आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पंचायतों में पंप ऑपरेटर, चौकीदार, भ्रष्ट सफाई कर्मी भी काम करते हैं। कभी इनकी चर्चा ही नहीं होती थी। कितने में काम करते हैं? 3,000 4,000 रुपए में। 1-1.5 साल में उस वर्ग को भी हम लोगों ने खड़ा किया, और खड़ा ही नहीं किया, उनको भी पहचान दिलाई। और जो कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जब विकास भवन का घेराव किया था, तब वहां के उपायुक्त छोटे लाल जी आईएएस कह रहे थे कि हमारे कर्मचारी है ही नहीं। हम एक पोस्ट भी डाली थी, अब डालेंगे। वही विकास भवन उन्हीं पंप ऑपरेटरों को 12 अप्रैल से पचमढ़ी में ट्रेनिंग देने जा रहा है। क्या करने? ट्रेनिंग दे रहा है। कितने रुपए खर्च करके? 1 करोड़ रुपया खर्च करके। जब वो आपके कर्मचारी नहीं है तो आप ट्रेनिंग किसको दे रहे हैं? यानी वो आपके कर्मचारी हैं। वो आपके कर्मचारी हैं तो आपको न्यूनतम वेतन भी देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों के आंदोलन का नतीजा है कि हमने हर विभाग के कर्मचारियों को उनके विभाग के अंदर ये हलचल पैदा कर दी कि ये आपके लोग हैं। आज नहीं मानोगे तो कल मानोगे, परसों मानोगे। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विभाग बगैर कर्मचारियों के नहीं चल सकता। ऐसे स्कूल छात्रावास के कर्मचारी, हम लोगों ने डीपीआई में प्रदर्शन किया था। वहां के एक अधिकारी को ये कहना पड़ा सबके सामने कि भाई हम आपकी जानकारी जुटा रहे हैं, आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, कम पैसा मिल रहा है, 5,000 ही मिल रहा है, हम आपको नियमित करेंगे। ये शब्द तक बोला। हलचल पैदा की ना हमने, विभाग को मजबूर किया ना इन लोगों को छोड़ने के लिए, इन लोगों के बारे में सोचने के लिए। तो ये पूरा कैसे संभव हुआ? ये संघर्ष से संभव हुआ, एकजुटता से हुआ। और हम लोग लगातार निरंतर ये मुद्दे को उठाते हुए चले आ रहे हैं। किस लिए? नेतागिरी के लिए नहीं, उन लाखों लाख लोग के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हमें और ये बात आप भी महसूस करते होंगे, आप भी इस बात को समझते होंगे। और आउटसोर्स की समस्या अकेले कोई मध्य प्रदेश में नहीं थी, ये पूरे देश में राष्ट्रव्यापी समस्या है। तो पिछले 10-12 साल में तो ये और भयानक रूप धारण कर लिया है, भयानक रूप धारण किया। आपको हमारे पेज के जरिए आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहती है। अभी 4-5 बड़े रिफाइनरियों में स्ट्राइक हुई। वो सरकारी उपक्रम है, वो कोई प्राइवेट नहीं है, सरकारी उपक्रम है। हड़ताल हुई, बड़ी हड़ताल हुई। किस बात के लिए? कि 8 घंटे की ड्यूटी करो। यानी सरकार ने वो जो 8 घंटे काम का जो अधिकार था वो छीन लिया कर्मचारियों से, ठेका कर्मचारियों से। वो ठेका मजदूरों की हड़ताल थी। ठेका मतलब आउटसोर्स, वो उनकी हड़ताल थी जो बड़े स्तर पर हुई। इस सरकार ने मतलब 8 घंटे काम का अधिकार भी छीन लिया है। अब चूंकि मैं ये कह सकता हूं आपसे भी कि 12 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी ट्रेड यूनियनों की, उसका एक इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है देश में कि मजदूर वर्ग अपने मुद्दे से जोड़ने लगा है। पूरे देश में हर जगह आंदोलन शुरू हो गए, हर जगह आंदोलन। और एक बात आप और सुन लीजिए, अभी तो ये हम सरकारी सेक्टर के साथ बात कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर में जो काम कर रहा है हमारा अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी, उनकी बात कर रहे हैं। ये जो आंदोलन जैसे जैसे नीचे पहुंचेगा, निजी सेक्टर में पहुंचेगा, कारखानों में पहुंचेगा, इस सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? वो फिर लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसको तो गुलाम बना लिया है। वह अब गुलामी से मुक्ति की लड़ाई लड़ेगा। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। आने वाले दिनों में ये ठेका प्रथा नौकरियों में लागू की गई। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम नौकरियों में तो ये खरीद फरोख्त वाली प्रथा जो है लागू नहीं होनी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में, आजादी से पहले राजे रजवाड़ों के समय ये प्रथा हुआ करती थी कि एक राजा अपने 500 लोगों को दूसरे रियासत को भेज देता था, आउटसोर्स कर देता था। तब वो तो उस व्यवस्था बहुत पहले हम लोग खत्म कर चुकी थी, हमारे पुरखे। ये सरकार ने इसको फिर लागू कर दिया। और इसलिए करें नौकरी तो भाई हम जिसके यहाँ काम करने जा रहे हैं हम उसके कर्मचारी हैं, इतना सा अधिकार देना है। अगर हम किसी कारखाने में मजदूर काम करने जा रहे हैं तो कारखाने का जो मजदूर है, मालिक है, उसे अपने यहाँ काम करने वाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम किसी सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं तो सरकार को हमारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार के दफ्तर में काम करने गए। तो हमारी लड़ाई ये है
कि हम जिसके यहाँ काम कर रहे हैं वो हमें अपना मजदूर माने। हम कोई अधिकारी नहीं बनना चाह रहे, हम कोई मुफ्त में बैठे बैठे पैसा नहीं लेना चाह रहे। हम मेहनत करके मेहनत का वाजिब दाम मांग रहे हैं और उससे मांग रहे हैं जिसके हम काम कर रहे हैं। तो ये बीच में ठेकेदार बिचौलिया क्यों है? हम उससे क्यों पैसा लेगा भाई मजदूर? भाई जिसके लिए काम कर रहा है उसी से तो पैसा लेगा। तो ये जो पूरी हमारी लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और ये लड़ाई आने वाले दिनों में और भी विकराल रूप लेने वाली है। हम लोग मध्य प्रदेश में भी इस आंदोलन का विस्तार का हमारा पूरा अभियान चल रहा है। पूरे अलग अलग सेक्टर के लोग हमारे साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो और बुरी स्थिति है। मध्य प्रदेश में तो खुद सरकार जिन लोगों से काम कराती है उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं देती है। कोटवारों को 2000, 3000, 5000 देती है, जबकि वो गांव का इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कलेक्टर, एसपी, जो भी अधिकारी जाते हैं सबकी अवगत करता है। वो पंचायतों के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं देते, वो स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं देते, वो योग सहायक प्रशिक्षकों को न्यूनतम वेतन नहीं देते। वो किसी को भी, सरकार जब खुद न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है तो निजी सेक्टर का मालिक कैसे न्यूनतम वेतन दे देगा या सुविधाएं अपने मजदूर को देगा? नहीं देगा। तो शोषण तो सरकारी सेक्टर सरकार ने खुद शुरू किया और निजी मालिक, फैक्ट्री मालिकों को, उद्योग मालिकों को रास्ता बता दिया। और इसीलिए हम जो सरकारी सेक्टर में कानून का, नियमों का पालन कराने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को जीतने के बाद ही निजी क्षेत्र के मजदूरों के जीत का रास्ता खुलेगा। इसलिए हम इस सेक्टर पर मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। आज चर्चा में है, आने वाले दिनों में ये चर्चा और बड़े स्तर पर होगी। तो साथियों, ये जो पूरी बातचीत है, इस बातचीत का करने का जो हमारा उद्देश्य, एक तो आप लोगों से जुड़ना है, दूसरा आप लोगों को सही समय समय पर सही जानकारियां पहुंचती रहे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि तमाम सारे यूट्यूब चैनल हैं, तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे आए दिन खुशखबरियां कि वेतन 41,000 हो गया, 31,000 हो गया, ये नियमित हो गए, फलाने ढंग, बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, जिससे आप लोग भी भ्रमित होते हैं। हमारे पेज पर सिर्फ और सिर्फ सरकार से जुड़ी हुई सही जानकारियां, सही सूचनाएं हम अपने साथियों तक मिलती रहे, इसलिए भी लाइव आकर हम चर्चा करते हैं। और हमारे इस पेज की विश्वसनीयता कितनी है, लोग हम पर, हमारे इस पेज की जानकारियों पर कितना भरोसा करते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। दो दिन पहले हमने एक स्कूल के शिक्षकों के संबंध में एक पोस्ट डाली थी, पात्रता परीक्षा वाली, आपने पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी और बड़े स्तर पर वो वायरल हुई। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन, मतलब उसको डिजिटल भास्कर ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से छापा। उसके अगले दिन भास्कर ने उस खबर को बहुत प्राथमिकता से छापा, फिर सारे चैनलों ने भी चलाया। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास मुद्दों की समझ है, हमारे पास सरकार के आदेशों का जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके विश्लेषण का विचार है, और इसलिए हमारा पेज बहुत विश्वसनीय पेज है, जिसके पर ज्यादातर मीडिया में इस पेज से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर खबरें बन जाती हैं। और यही हमने वो आज जो हमने पात्रता परीक्षा वाली खबर डाली थी, वो आज मध्य प्रदेश में आंदोलन हो गई, आंदोलन में तब्दील हो गई। शिक्षकों ने मीटिंगें कर ली, 13 तारीख को मीटिंग करने वाले हैं, 28 तारीख को फिर ज्ञापन देने वाले हैं, और वो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करने लगे। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए बहुत बड़ा है कि भाई सरकार, अभी 22,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं, आने वाले दिनों में और स्कूल बंद होने वाले हैं।
बड़ी संख्या में। और स्कूल जब बंद हो रहे हैं तो उसका असर सिर्फ अकेले मास्टर पर नहीं पड़ता है, उसका असर दूसरे भी लोगों पर पड़ता है। एक तो गांव के गरीब लोगों के बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, नंबर एक, उनमें मतलब छीनी जाएगी, क्योंकि जब स्कूल दूर हो जाएगा तो छोटा बच्चा कैसे पहुंचेगा? गाड़ी घोड़ों से तो हर किसी के पास है नहीं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार 350 सीएम राइस खोल रही है और सीएम राइस के लिए सिर्फ उन्हें 50,000 टीचर्स चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में टीचर्स की संख्या 3 लाख है, तो 350 सीएम राइस वो चलाएंगे, जिसमें वो आसपास के सारे स्कूलों का मर्जर करेंगे, और 350 सीएम राइस चलाने के लिए उन्हें 50,000 शिक्षक चाहिए। बाकी के जो सरप्लस शिक्षक हो जाएंगे उनको कैसे निकाला जाए, इसलिए वो पात्रता परीक्षा लेने वाले हैं। पात्रता परीक्षा लेके उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा, और जब व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है तो फिर सरकार उसे किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी नहीं देती है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है जो सरकार ने उन लाखों लाख शिक्षकों के साथ रचा है। अब जब स्कूल बंद होंगे तो न अतिथि शिक्षक को नौकरी मिलेगी, तो जब स्कूल ही नहीं है तो काय कि अतिथि शिक्षक? अगले सत्र से अतिथि शिक्षक पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि ये मास्टरी सरप्लस रहेंगे ना, तो फिर अतिथि शिक्षक क्यों भर्ती होंगे? सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, अब कोई भर्ती नहीं हो रही है। फिर वो जो मध्याह्न भोजन बनाती है वो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उन स्कूलों में जो भृत्य है वो भी बेरोजगार हो जाएगा। तो ये खतरा बहुत बड़ा था, और ये इतना बड़ा खतरा था जिसको मीडिया ने पकड़ा और उन्होंने इस खबर को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से छापा, डिबेट भी चल रही है। तो ये होता है मुद्दे की समझ रखने वाले व्यक्ति के विचारों का असर, ठीक है ना। आने वाले दिनों में हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हम लोग विधानसभा सत्र के दौरान करने वाले थे, तो हमने पहले ही बता दिया था कि वो नहीं कर पाए। अब पूरा मार्च का महीना त्योहारों में निकलने वाला है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं वगैरह वगैरह। हम लोग अप्रैल में मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः 28 अप्रैल को हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, और इस बार वो महासंग्राम होगा, 2 दिन 3 दिन तक चलेगा। इसके लिए हमारे तमाम सारे कर्मचारी संगठनों के लोग तैयार हैं कि साहब इस बार भोपाल जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे जब तक कि सरकार कोई स्पष्ट आदेश नहीं निकाल देती। तो 28 अप्रैल को हम लोग मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारी इस बार इस घेराव में कोटवार संघ के अध्यक्ष हरवीर यादव जी ने खुद ही कहा है कि इस बार 2 दिन का डेरा डालेंगे। तो कोटवार संघ भी सामने रहेगा, पंचायतों के लोग हमारे शामिल है, अंशकालीन कर्मचारी शामिल है और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल है, और भी तमाम लोगों से हमारी बातचीत चल रही है कि जितने भी ऐसे कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन से वंचित हैं और जो कच्ची नौकरी करते हैं वो सब इस महासंग्राम के में शामिल हों। और भी लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई इस बार आर पार की लड़ाई होगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने रिफाइनरियों की लड़ाई को देखा था, संघर्ष को देखा था, और ये लोग लड़ने के मूड में हैं। और इसी की तैयारियों की हम पहली बैठक जबलपुर में 22 मार्च को करने वाले हैं। फिर 22 को जबलपुर में रहेंगे, 23 को हम डिंडोरी में रहेंगे, 24 को शहडोल में रहेंगे। लेकिन हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, तैयारी कर ली है, और इस बार 28 अप्रैल को हम लोग सरकार से ये जवाब चाहेंगे कि आपने ये जो सरकारी विभागों में जो अन्याय वाली जो प्रथा लागू की है उसे कब खत्म करने वाले हैं। तो साथियों, हम 3 साल में जो संघर्ष हम लोगों ने जो विकसित किया है, अब उस संघर्ष के जरिए जीतने के का वक्त आ गया है, और जीत हमें तभी मिलेगी जब हम सब लोग एकजुट रहेंगे। हमारे ऊर्जा विभाग के साथियों के भी बातचीत होती है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऊर्जा विभाग इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है, और सरकार की नजरें उसी विभाग को बंद करने पर है। वो पूरी तरीके से अंबानी को, अडानी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को देने वाली है। वहां सबसे बड़ा संकट है।
लेकिन ठेकेदार, सरकार, कंपनी या सरकार समर्थित से लोग वहां सबसे ज्यादा हैं। जो हम लोगों की एकता बनाने की प्रयास होते हैं, उस एकता में वो सबसे बड़े बाधक बनते हैं। 3 साल से आप देख रहे होंगे कहीं किसी का नाम सुनाई नहीं देता था। आज जब हम लोगों ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, आज हम लोग कुछ सरकार को झकझोरने में सफल हुए, तब ऊर्जा विभाग में भी कुछ शक्तिमान पैदा हो गए और वो भी तरह तरह की चीजें डालने लगे। इसके बारे में हम बाद में, वो बहुत मैं ठीक व्यक्ति नहीं। आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा, ऊर्जा विभाग के संगठनों के बीच में एक विवाद चला था चंदे को लेकर। तो जो संगठन चंदे के लिए बनते हैं वो कर्मचारियों का फायदा, कर्मचारियों का हित कभी नहीं करा सकते, और यही ऊर्जा विभाग के साथ हुआ है। ऊर्जा विभाग में 1100 लोगों को निकाल दिया गया था, उसके बाद महाशय सो गए थे। उनको बहाल कराने का भी अभियान हमारे ही लोगों ने चलाया था। और तो इस संबंध में हम अलग से एक वीडियो डालेंगे उन महाशय की जो आउटसोर्स कर्मचारियों की एकता को कमजोर करने का अभियान चला रहे हैं। उनसे कहेंगे कि आप इतने दिनों से सो रहे थे तो और सोते रहो, इन लोगों को लड़ लेने दो। तो बाकी हम लोग अपने प्रयास करते रहेंगे, हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे, और जब हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये हमारा विश्वास, भरोसा है। आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक लोगों तक ये चर्चा पहुंचाएं, पेज को फॉलो करने के लिए कहें और इस चर्चा को शेयर करें। हम लोगों का बहुत अच्छी स्थिति में और बहुत बड़ी लड़ाई को हम लोग जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। संभवतः कुछ महीनों में हम लोगों को कुछ बेहतर नतीजे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।